So today's topic is enzyme inhibition. ठीक है. What is inhibitor? इनहिबिटर वो सब्सटेंस है जो एंजाइम के एक्टिविटी को कम करता है, डिक्रीज करता है. कैसे? या तो वो वेलोसिटी को स्लो डाउन करेगा, या पूरी रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, या एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा. सपोज ये था तुम्हारा एक्टिव साइट, अब एक्टिव साइट को ही चेंज कर देगा. अब यहाँ पे तो सब्सट्रेट आ पा रहा था, इस सब्सट्रेट नहीं आ पाएगा. ठीक है. अब enzymes are broadly classified into reversible and irreversible inhibition. Reversible में सब 10 categories है, like competitive, non-competitive, uncompetitive. अब तुम्हारे irreversible में आ गया तुम्हारा suicide and feedback. तो अपन स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन से. रिवर्सिबल इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है. मतलब ज़्यादा टाइटली बॉन्ड नहीं होता है, नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है. इसका मतलब जब तुम इनहिबिटर को रिमूव करोगे, आसानी से, तो आसानी से रिमूव हो जाएगा. या तुम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, इस दोनों के केस में जो इनहिबिशन है वो रिवर्स हो सकता है. मतलब दिस इज योर एंजाइम. इसमें तुम्हारा इनहिबिशन जो इनहिबिटर जो है वो बाइंड है, नॉन कोवेलेंटली है. इसका मतलब वीक है. अगर एंजाइम को रिमूव करोगे आसानी से रिमूव हो जाएगा. या तुम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, ये खुद यहाँ पे आ जाएगा और इनहिबिटर हट जाएगा. मैं कह सकता हूँ जो रिवर्सिबल है इट कैन बी ओवरकम, मतलब इसको तुम रिवर्स कर सकते हो. अब रिवर्सिबल में पहला है कंपिटिटिव. कंपेटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है. ठीक है. क्या है? जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है. इसे कहते हैं इनहिबिटर को सबस्ट्रेट एनालॉग. इससे क्या होता है, जो एक्टिव साइट पे इनहिबिटर आएगा या सबस्ट्रेट भी आएगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है. मतलब दोनों में से कोई भी इसमें अटैच हो सकता है. ठीक है. दोनों में से कुछ भी आ सकता है. तो जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है टू बाइंड विद द एक्टिव साइट. सपोज दिस इज एक्टिव साइट, एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है. अब सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है. अब दोनों को देखो, अप्रॉक्स वो जो शेप है रिजेंबल कर रहा है. सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है एक्टिव साइट पे, इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है. इनहिबिटर का संख्या ज़्यादा हुआ, नंबर ज़्यादा हुआ, तो इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा. इसको बोलेंगे कंपेटिटिव इनहिबिशन. अगर तुम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो कंपेटिटिव इनहिबिशन ओवरकम हो जाएगा. सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को तुम बढ़ाओगे तो इनहिबिटर के बजाय सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे. तब जाके तुम्हारा रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा. अगर एंजाइम के साथ जो तुम्हारा एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट भी आ सकता है, इनहिबिशन भी आ सकता है. सबस्ट्रेट हुआ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाएगा. इनहिबिटर आया तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा. सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, इनहिबिटर बढ़ाओगे तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा. और देखो इन कंपेटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, केएम बढ़ता है. के से कंपेटिटिव, के से केएम. कंपेटिटिव में केएम बढ़ेगा और वीमैक्स अनचेंज रहेगा, वीमैक्स कुछ नहीं होगा. दिस इज द ग्राफ. अब कैसे होता है, लुक हियर. पहली बात तो केएम क्या है. केएम क्या है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जब वीमैक्स तुम्हारा हाफ है. ठीक है. वीमैक्स हाफ पे जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन वही केएम है. अब इनहिबिटर के साथ बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी. एंजाइम के साथ बाइंड करता है सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी. सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए एंजाइम के साथ तुमको सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा. तब जाके इनहिबिटर जो है एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा. जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ये खुद जाके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा. मतलब अब केएम का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है. सपोज केएम का वैल्यू इनिशियली 5 था, अब तुमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया है ताकि ये इनहिबिशन ओवरकम हो सके. तब जाके अब जाके केएम का वैल्यू 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, बेसिकली बढ़ जाएगा. तब पहले सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 5 था, तब जाके वीमैक्स बाय 2 था. अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 7 होगा, तब जाके वीमैक्स बाय 2 होगा. अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि कंपेटिटिव में केएम बढ़ता है, वीमैक्स अनचेंज रहता है. दिस इज द ग्राफ. ये इनिशियली है जब तुम्हारा इनहिबिटर यूज़ नहीं हुआ था. जब इनहिबिटर यूज़ हुआ तो ग्राफ तुम ऐसे बनाओ
कि के एम बढ़े और वी मैक्स अनचेंज रहे। इस दोनों को ध्यान में रख के ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। वैसे बनाओगे तुम देखो के एम पहले ये था, अब के एम बढ़ गया, बट वी मैक्स रिमेन सेम। ठीक है, वी मैक्स रिमेन सेम, मतलब वी मैक्स रिमेन सेम, और ये वी एम बाई 2 भी सेम है और वी मैक्स भी सेम है। जब इसका तुम लाइन वीवर बर्ग प्लॉट बनाओगे तो बस ये ट्रिक है कंपेटिटिव में क्रॉस करना। ठीक है, ये कैसे क्रॉस करना, जब फिर नॉन कंपेटिटिव में पढ़ोगे तो वहाँ वी बनता है। ठीक है, जो ऊपर वाला कर्व है वो तुम्हारे इनहिबिटर के साथ है। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये दिस इज द विथ इनहिबिटर, दिस विथ डॉट इनहिबिटर। अब y को इंटरसेप्ट करेगा, y को इंटरसेप्ट कहाँ करता है 1 बाई वी मैक्स पे, और x पे कहाँ करता है 1 अपॉन के एम पे। तुम देखोगे वी मैक्स अनचेंज रहा और के एम का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, के एम का वैल्यू बढ़ गया और वी मैक्स अनचेंज रहा। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एग्जाम्पल ऑफ द कंपेटिटिव इनहिबिशन। कुछ एग्जाम्पल है लाइक मैलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे मैलोनेट तुम्हारा इनहिबिटर है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा सक्सिनिक एसिड। ठीक है, मैलोनेट फाइट करता है सक्सिनिक एसिड के साथ टू बाइंड विद द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। जैसे मैलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ बाइंड करेगा, तुम्हारा एंजाइम का जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो कह सकते हैं जो मैलोनेट है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट किया है। दूसरा एग्जाम्पल, इथेनॉल कम्पीट विद मिथेनॉल फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अब देखो मिथेनॉल जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के मदद से बनता है मिथेनॉल में, फिर बाद में बनता है मिथेनोइक एसिड में। और जो मिथेनॉल है इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक फॉर योर बॉडी, इट कॉज ब्लाइंडनेस। तो अपन इसको प्रिवेंट करने के लिए इथेनॉल यूज़ करते हैं। अब इथेनॉल जो है वो मिथेनॉल के साथ कम्पीट करेगा और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंजाइम क्या हुआ, सबस्ट्रेट इनहिबिटर। इंजाइम तुम्हारा हुआ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, सबस्ट्रेट हुआ तुम्हारा मिथेनॉल, और इनहिबिटर हुआ तुम्हारा इथेनॉल। अब तुम इथेनॉल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इथेनॉल जाके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के साथ बाइंड करेगा और मिथेनॉल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब तुम्हारा टॉक्सिक जो नेचर है इसका मिथेनॉल वो फॉर्म नहीं होगा। इसलिए कहते हैं इथेनॉल इज यूज्ड इन द मिथेनॉल पॉइजनिंग। थर्ड एग्जांपल इज एलोपिरिनॉल इनहिबिट ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो है हैपोज़ैंथिन को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में। हैपोज़ैंथिन तुम्हारा कन्वर्ट होगा ज़ैंथिन में, फिर कन्वर्ट होगा ज़ैंथिन यूरिक एसिड में, और इसमें जो है एंजाइम यूज होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। अब ये यूरिक एसिड ज़्यादा बना तो ये कॉज करता है गॉट। ठीक है, ये गॉट कॉज करता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं एलोपिरिनॉल। ये एलोपिरिनॉल तुम्हारा हैपोज़ैंथिन के साथ फाइट करेगा और ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के साथ मिल जाएगा और इसको इनहिबिट कर देगा। एलोपिरिनॉल ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को लेकर भाग गया, अब ये बचा ही नहीं, तो हैपोज़ैंथिन यूरिक एसिड में नहीं बनेगा और तुम्हारा गॉट नहीं होगा। तो इसे कहते हैं एलोपिरिनॉल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉट। इट प्रिवेंट द एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम हैपोज़ैंथिन। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट हुआ हैपोज़ैंथिन, इनहिबिटर हुआ एलोपिरिनॉल, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज हुआ तुम्हारा एंजाइम। नेक्स्ट एग्जांपल इज मिथोट्रिक्सेट इनहिबिट DHFR, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एंजाइम है, मिथोट्रिक्सेट इनहिबिटर है, और यहाँ पे तुम्हारा सबस्ट्रेट आएगा फोलिक एसिड तुम्हारा सबस्ट्रेट है। दूसरा है स्टैटिन इनहिबिट HMG-CoA। अब HMG-CoA रिडक्टेज जो है ये एंजाइम है जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब एंजाइम में HMG-CoA रिडक्टेज जो है इसको इनहिबिट करेगा स्टैटिन। इसलिए आपने 12th में पढ़ा होगा स्टैटिन इज नॉन एज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्यों, स्टैटिन करता है HMG-CoA रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, फिर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर डैस्यूमिरॉल इनहिबिट करता है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को। अब जो विटामिन के इस एंजाइम की मदद से कोगुलेशन को हेल्प करता है, कोगुलेशन को प्रमोट करता है। जब डैस्यूमिरॉल इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को तो कोगुलेशन नहीं होगा, तो इसे डैस्यूमिरॉल को कहते हैं एंटी कोगुलेंट। कितने एग्जांपल हैं, मैलोनेट इनहिबिट द ज़ैंथिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इथेनॉल compete with the methanol, allopurinol inhibit xanthin oxidase,
methotrexate inhibit DHFR, statin inhibit HMG CoA reductase, डेसिमेरॉल इनहिबिट विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। ठीक है, ये सब एग्जांपल है किसका, कंपेरेटिव इनहिबिशन का। अब बात करता हूँ नॉन कंपेरेटिव की। नॉन कंपेरेटिव में क्या होता है, इनहिबिटर जो है सबस्ट्रेट के साथ रिजम्बल शो नहीं करता है। जब रिजम्बल शो नहीं करेगा तो कंपटीशन नहीं होगा। तो मतलब इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्टिव साइट सिर्फ सबस्ट्रेट के लिए ही बना हुआ है। इसका मतलब इनहिबिटर तब कहाँ जाएगा, इनहिबिटर बाइंड करता है अदर देन एक्टिव साइट, उसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। जो इनहिबिटर है बाइंड करता है साइट अदर देन एक्टिव साइट। जब ये बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट के साथ ये एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देता है। जैसे इसने इनहिबिटर के साथ बाइंड किया तो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। तो एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, अब जाके सबस्ट्रेट इस पर बाइंड नहीं कर पाएगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तुम्हारा एंजाइम का फंक्शन को इम्पेयर किया। तो इनिशियली क्या होता था, एंजाइम जब इनहिबिटर नहीं है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा और बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जब इनहिबिटर आया, इनहिबिटर या तो एंजाइम के साथ जुड़ेगा, बनाया जाएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देगा, या इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ेगा और बना देगा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये दोनों बनता है इस केस, नॉन कंपेरेटिव में दोनों बनता है। अब इस दोनों केस में आगे फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब तुम इट कैन नॉट ओवरकम बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तुम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दो भाई, तुम इस नॉन कंपेरेटिव को ओवरकम नहीं कर सकते। उसमें Km अनचेंज रहता है और Vmax घटता है, Vmax घटता है। ऑब्वियसली बात है, जब कोई इनहिबिटर आएगा तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन घटेगा। ठीक है, और कंपेरेटिव में क्या हो रहा था, Vmax बढ़ रहा था, सॉरी Km बढ़ रहा था और Vmax अनचेंज था। अब इसका ग्राफ ऐसे होगा, Km अनचेंज Vmax घटेगा। इस दोनों को इस बात को ध्यान में रखो और ग्राफ बना दो। जब इनहिबिटर रहेगा विथ इनहिबिटर तो तुम्हारा Km कांस्टेंट है और Vmax घट गया, Vm/2 भी घट गया। तो इसमें तुम्हारा बस V बना दो, जो ऊपर वाला होगा वो इनहिबिटर होगा। इसमें देखो इनहिबिटर के साथ Vmax घट गया है, मतलब 1/V बढ़ गया है, मतलब Vmax घट गया है। अब इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोराइड इनहिबिट इनोलेज, एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कंपेरेटिव इनहिबिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड इनहिबिट इनोलेज। फ्लोराइड जो है इनोलेज को इनहिबिट करता है। क्या मतलब, जो इनोलेज है वो तुम्हारे, जो इनोलेज है वो ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है, ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता था, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। क्या बनता है, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। इनोलेज रहा तो ग्लूकोज से ज़्यादा पायरुवेट बनेगा। ठीक है, अब इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है फ्लोराइड। एक फ्लोराइड बल्ब है, इसके अंदर होता है दो कंपाउंड, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट। सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सलेट। अब सोडियम फ्लोराइड के बाद ये फ्लोराइड आयन जो है ना, यही जाके तुम्हारा इनहिबिट करता है इनोलेज को। तो सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा तुम्हारा, इट प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस। और पोटेशियम ऑक्सलेट होता है ताकि ये ब्लड जो है उसको कोगुलेट ना हो सके। इस फ्लोराइड बल्ब में अपन ब्लड सैंपल लेते हैं फॉर द ग्लूकोज एस्टिमेशन। इस फ्लोराइड बल्ब में अपन ब्लड लेते हैं तो ग्लूकोज को नापने के लिए। ये ब्लड तुम्हारा कोगुलेट ना हो जाए इसके लिए पोटेशियम ऑक्सलेट यूज़ करते हैं, और इस ब्लड में ग्लाइकोलाइसिस ना हो इसके लिए हम लोग फ्लोराइड आयन यूज़ करते हैं। अब जो फ्लोराइड आयन है ये इनहिबिट करेगा इनोलेज को। जब इनोलेज इनहिबिट हुआ तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो ग्लूकोज का लेवल घटेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा। इसका मतलब जो एस्टिमेशन होगा वो ट्रू होगा, फॉल्स एस्टिमेशन नहीं आएगा। इसलिए अपन यूज़ करते हैं फ्लोराइड बल्ब। कोई भी नॉर्मल ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए कोई नॉर्मल ट्यूब नहीं यूज़ करते, फ्लोराइड बल्ब यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 4 को। लेड, सिल्वर एंड मरकरी इनहिबिट करता है सीरीन प्रोटीएस को। चौथा है आर्सेनाइड, इनहिबिट करता है अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेस को। फिफ्थ इज आयोडोएसीटेट इनहिबिट करता है ग्लिसरॉल्डेहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस को। लिखना एग्जाम के लिए, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल याद कर लो। फ्लोराइड तो याद हो ही जाएगा, ये बहुत बार आएगा।
देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो यहाँ वहाँ भी ये आएगा। फिर ये लेड सिल्वर मरकरी इनहिबिट करता है सेलेनियम प्रोटीज को। फिर दोनों में कुछ एक याद कर लो या 2-3 लिख देना एग्जाम में, आर्सेनाइड एंड आयोडोएसिटेट। अब बात करते हैं अनकम्पिटिटिव की। अनकम्पिटिटिव में इनहिबिटर जो है डायरेक्टली इंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता है, पहले वेट करता है। पहले ये इनहिबिटर वेट किया कि भाई तू इंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड करके जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अब इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा। इनहिबिटर बाइंड करता है इंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, फिर बनाता है इंजाइम सब्सट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। इसमें तुम्हारा दोनों होता है, Km भी घटेगा, Vmax भी घटेगा। तो इसे ग्राफ ऐसे बना देना, ठीक है। Km भी घट गया, Vmax भी घट गया। पहले Km ये था, अब Km ये है, सॉरी ये है, अब Km ये है, पहले ये था। तो ये और लाइन भी प्लॉट में पैरेलल बना देना। एग्जाम्पल इज प्लेसेंटल अल्काइल फॉस्फेट इनहिबिट करता है, इनहिबिटेड बाय फिनाइल एलानिन। जो फिनाइल एलानिन है ये इनहिबिट करता है किसको, प्लेसेंटल अल्काइल फॉस्फेट को। तो यहाँ पे आपका रिवर्सिबल इनहिबिशन खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इरिवर्सिबल से। इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर है वो इंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये स्ट्रांग होता है। इसलिए ये इंजाइम जब इनहिबिटर जब इंजाइम के साथ बाइंड करता है, ये इसको इंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है और ये इरिवर्सिबल है। तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये इरिवर्सिबल हुआ। एग्जाम्पल है तुम्हारा DFP नर्व गैस। बोले तो डाइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट जो है ये नर्व गैस है। इनहिबिट करता है उस इंजाइम को जिसकी एक्टिव साइट पे सेरीन होता है। एग्जाम्पल सेरीन प्रोटीएस एंड एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डाइसल्फिराम। अब डाइसल्फिराम इनहिबिट करता है एसिटाइल डिहाइड्रोजनेस को। तुमने कंपैरेटिव में पढ़ा वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, बट यहाँ पे है एसिटाइल डिहाइड्रोजनेस। क्या होता है ना, जो अल्कोहलिज्म होता है, जो अल्कोहलिक इंटेक ज़्यादा करता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए अपन डाइसल्फिराम यूज़ करते हैं। क्यों, ये डाइसल्फिराम जो है कैसे काम करता है, पहले इथेनॉल जो है एसिटाइलडिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एसिटाइलडिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। अब ये डाइसल्फिराम एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करेगा, इससे तुम्हारा एसिटाइलडिहाइड एक्युमुलेट होगा। क्या होगा, एक्युमुलेट होगा, विच कॉज द सिकनेस, तुम्हें वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगी, ये सब होगा। जिसको मतलब अब पेशेंट बीमार है तो वो अल्कोहल को अवॉइड करेगा, इसलिए डाइसल्फिराम यूज्ड टू ट्रीट अल्कोहलिज्म। अब मतलब इरिवर्सिबल का 2 टाइप है, सुसाइड एंड फीडबैक। सुसाइड में क्या है ना, जो ओरिजिनल इनहिबिटर जो पहले से एग्जिस्ट करता था, ओरिजिनल इनहिबिटर था। अब सपोज ये इनहिबिटर है, इसने इस एंजाइम को इनहिबिट किया। अब यही जो एंजाइम है इस इनहिबिटर की ताकत को बढ़ा देगा। पहले जो ओरिजिनल इनहिबिटर था ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता था, लेकिन ये एंजाइम इस इनहिबिटर को मोर पोटेंट इनहिबिटर में कन्वर्ट कर दिया। क्या मैंने बोला, जो ओरिजिनल इनहिबिटर था इट कन्वर्ट इनटू मोर पोटेंट इनहिबिटर बाय द सेम एंजाइम, जिस एंजाइम को वो इनहिबिट कर रहा था पहले। इसका एग्जांपल है एलोपिरिनॉल। मैंने बताया था एलोपिरिनॉल, मैंने कंपेरेटिव में बताया था, इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ज़ैंथेन ऑक्सीडेज, कोई इशू नहीं है। लेकिन एलोपिरिनॉल जो है ये पहले हाइपोज़ैंथीन कन्वर्ट हुआ ज़ैंथीन में, फिर यूरिक एसिड में, एंजाइम ज़ैंथेन ऑक्सीडेज। अब इसको इनहिबिट कौन कर रहा था, एलोपिरिनॉल ही कर रहा है। एलोपिरिनॉल इनहिबिटर है जो कर रहा है ज़ैंथेन ऑक्सीडेज को। लेकिन यही ज़ैंथेन ऑक्सीडेज कुछ देर के बाद एलोपिरिनॉल को कन्वर्ट कर देगा एलोज़ैंथीन में। अब ये एलोज़ैंथीन मोर पोटेंट इनहिबिटर है, मतलब ये और ख़तरनाक तरीके से इसको इनहिबिट करेगा। मतलब अगर ये इनहिबिट किया, लुकिए, अगर ये इनहिबिट किया तो कंपिटिटिव हो गया, यस। अगर ये इनहिबिट किया तो ये हो गया तुम्हारा सुसाइड, नॉन कम्पिटिटिव, ठीक है, अनकम्पिटिटिव। दूसरा एग्जांपल है
एस्प्रिन इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन में। ये जब आगे पढ़ोगे जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है वो तुम्हारे थ्रोम्बोक्सिन बनाता है, थ्रोम्बोक्सिन बनाता है तो थ्रोम्बोक्सिन तुम्हारा प्लेटलेट को आपस में जोड़ता है ताकि तुम्हारा कोगुलेशन हो सके। अब एस्प्रिन जो है इसी को इनहिबिट करता है, एस्प्रिन साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करेगा, वो थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा तो तुम्हारा प्लेटलेट आपस में जुड़ेगा नहीं, इसलिए कहते हैं एस्प्रिन को इट इज़ एंटी प्लेटलेट ड्रग या एंटी कोगुलेंट ड्रग, ठीक है। अब दूसरा है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या है ना, अब इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके बनाया, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बाद में बनाया प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट जो बना है अब यही तुम्हारा इनहिबिट कर देगा इंजाइम को, जो फाइनल प्रोडक्ट है वही इनहिबिट कर देता है आरडी सिस्टम ऑफ रिएक्शन को। एग्जांपल, जब हीम का तुम फॉर्मेशन पढ़ोगे तो ये बनता है सेक्शनल कोएंजाइम और ग्लाइसिन से, सेक्शनल कोएंजाइम से ग्लाइसिन से जब बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एला सिंथेस, पहले बनाएगा डेल्टा एला, फिर कुछ स्टेप के बाद बनाता है हीम, जो हीम बनता है अब यही एला सिंथेस को इनहिबिट करेगा, इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो यहाँ पे जाके आपका एंजाइम इनहिबिशन टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।